Yes, finally, very good evening, everyone. कैसे हो आप सब? I hope you all are fantastically good. Rahul, Padmashri, Nitin, Aparna. Is this for IPCC also? हाँ जी, बिल्कुल. This is for IPCC also. एकदम बढ़िया. Yes, my dear friends. आज आपको एक दिन की छुट्टी के बाद मिल रही हूँ, बट अब से नो छुट्टी. जैसे हमारे क्लास थे 8 to 9, 9:15 to 10:15, वैसा ही हमारा रिदम रहेगा. सो ये लेक्चर के बाद आपके महासंग्राम सेशन की भी तैयारी हो चुकी है. बट बिफोर दैट माय डियर फ्रेंड्स, आई रियली वांट यू ऑल टू डाउनलोड अनअकैडमी एप्लीकेशन, क्योंकि महासंग्राम के जो बैच है, ये महासंग्राम का जो क्लास है वो होने वाला है स्पेशल क्लास. ये होने वाला है स्पेशल क्लास में. सो इस स्पेशल क्लास में आने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी एप्लीकेशन. स्पेशल क्लास. तो इस स्पेशल क्लास में आने के लिए आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड इसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए आपका गोल, सीए फाउंडेशन या सीए फाइनल्स. ये गोल सिलेक्ट करने के बाद यू कैन simply join the plus batches, which is having a concentrated format of studies with the personalized way of teaching, along with test series, doubt solving classes, the systematic plan. And हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पे भी हमारा साथ रहेगा. आपके साथ अप्लाई कीजिएगा कोड ऑडिट सार, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू 10% डिस्काउंट एज वेल एज खूब सारा ज्ञान. ठीक है. सो बाय अप्लाइंग दिस कोड ऑडिट सार यू विल फेच 10% डिस्काउंट एंड ढेर सारा ज्ञान. यस, वॉल्यूम आई गेस वॉल्यूम तो प्रॉपर है. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूज. अच्छा, ऑलरेडी डाउनलोड द ऐप एंड हैव आल्सो सीन द एमसीक्यू क्लासेस. वेरी नाइस. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आज के महासंग्राम के सेशन की भी स्लाइड्स तैयार है. सो महासंग्राम आपके लिए 9:15 बजे वेट कर रहा है. फिलहाल के लिए हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा महा मैराथन रिवीजन. यस, and my dear friends, don't forget to like the video, to subscribe to the channel and to comment below that how our efforts is adding knowledge, is adding value to your preparation. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की जर्नी. इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने ऐसे कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? अपर्णा, पद्मश्री. यस, 500 हो चुका है, 501 हो चुका है, 505 हो चुका है, 510 भी हो चुका है, 501, 505 ये हो चुका है. यहाँ तक हैप्पी एंडिंग. ये 510. ओके, नाउ वी नीड टू स्टार्ट विथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. नहीं, ये भी हो चुका है. 550. अब हमें स्टार्ट करना है विथ विच स्टैंडर्ड? 570. चलिए बच्चों, अब हमको स्टार्ट करना है विद द लास्ट टू स्टैंडर्ड्स, दैट इज 570 एंड 580. गोइंग कंसर्न एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. बहुत ही अच्छे भले चंगे स्टैंडर्ड्स है. फाइव 10 वॉज डन. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ये हो चुका है. यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ऐसे 570.
बोलो श्री अम्बे मात की जय। यस, चल। So what is the objective of this standard when I talk about essay 570 going concern? तो यहाँ पे तीन ऑब्जेक्टिव है माय डियर फ्रेंड्स। इसके क्या ऑब्जेक्टिव है समझिए। फर्स्टली टू ऑब्टेन एसएए, सबूत इकट्ठा करना है। मैम एक वीडियो प्राइवेट हो चुका है, कुछ करिए ना। कौन सा वीडियो प्राइवेट हो चुका है प्रीतेश? मुझे सिर्फ एक लिंक भेज दीजिएगा तो मैं देखती हूँ बेटा, अगर उसको कुछ कर पाए तो। ठीक है, okay. So firstly, to obtain evidences, to obtain sufficient and appropriate audit evidences with regards to the appropriateness of management use of going concern. कि मैनेजमेंट ये जो बड़ा गा रहा है ना कि हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न, हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न, क्या ये अजम्पशन सही है? सेकंड, टू कंक्लूड कि कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं है, कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं है which actually cast significant doubts on entity's ability to continue as going concern. Third, and to report according to the relevant SS. तो क्या है? सबूत इकट्ठा कीजिए, इंडिकेटर्स को देखिए एंड यू रिस्पॉन्ड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। ना ये इवेंट्स कौन से हो सकते हैं, कि कौन से ऐसे इवेंट है विच में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न? वो लोग कहते हैं तीन काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, operating indicators and other indicators. Repeat, financial indicators, operating indicators, other indicators. फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या कहता है? फाइनेंशियल इंडिकेटर कहता है कि यहाँ पे खूब सारा पैसों का लॉस हो रहा है, खूब नेगेटिव नेट मतलब नेगेटिव रेशियोज जा रहा है, नेटवर्थ इरोड हो रहा है, कंपनी ने कई सालों से डिविडेंड डिक्लेयर करना बंद किया है, कोई क्रेडिटर पैसा नहीं दे करके जा रहा है, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी है ना। ये सारे चीजों के कारण हो सकता है फाइनेंशियल इंडिकेटर हमको देखते से ही पता चल जाए कि भैया कंपनी तो ज्यादा देर तक ना चलने वाली। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंडिकेटर्स दैट द कंपनी विल नॉट रन फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर। इंडिकेटर्स क्या है? चलो पढ़ लेते हैं मेरे साथ साथ। कंसिस्टेंट लॉसेस, इरोजन ऑफ नेटवर्थ, loss of credibility, negative cash flows, discontinuance of dividend, adverse key ratios, withdrawal of financial support from the creditors. Creditors ने कहा कि नहीं यार, हमको नहीं लगता तुम पैसे रिटर्न कर पाओगे, उधार पे नहीं करेंगे काम, कैश लेके जाओ। क्यों? क्योंकि लोगों को भी भरोसा उठने लगा है कंपनी से। Inability to pay to creditors. Next, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। अब ये ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स क्या होता है? ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स वेयर द कंपनी मे नॉट बी एबल टू ऑपरेट, कंपनी काम नहीं कर पाएगी। कैसे कंपनी काम नहीं कर पाएगी? समझो, कंपनी कहती है कि शायद हो सकता है कोई की मैनेजर पर्सन ने लीव कर दिया, बहुत ही ज्यादा लेबर स्ट्राइक्स, बहुत ही ज्यादा लेबर स्ट्राइक्स हो रही है, कंपनी को सप्लाई का शॉर्टेज है, एक ह्यूज कॉम्पिटिटर आ गया है मार्केट में, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि ऑपरेशन में दिक्कत आई, पैसा तो खूब है बट कंपनी चल नहीं पाई। ये डायरेक्ट फाइनेंशियल इंडिकेटर और ऑपरेशनल इंडिकेटर के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। सोनू, हाँ। नेक्स्ट इज अदर इंडिकेटर्स। अभी अदर इंडिकेटर्स क्या होता है? अदर इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स which are non-compliance with laws, pending litigations, change in government policy or any other reasons. तो तीन kinds of indicators है। रिपीट, कौन से? फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, अदर्स। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आर रिलेटिंग टू कैश, फंड, मनी। ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स आर रिलेटिंग टू ऑपरेशंस, कि कंपनी मैनेज नहीं कर पाएगी काम। एंड अदर इंडिकेटर्स आर रिलेटिंग टू एनी अदर पेंडिंग लिटिगेशन, नॉन कंप्लायंस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। समझा है? पक्का? श्रीनाथ, हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग।
यस, नेक्स्ट अब देखिए, हो सकता है कि यहाँ पे अगर कंपनी को कोई इंडिकेटर्स मिल गए, कंपनी को कोई इंडिकेटर्स, मतलब आई बीइंग ऑडिटर मुझे कोई इंडिकेटर मिल गए कि यार कंपनी नहीं चलने वाली, तो अब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को सॉरी ऑडिटर को परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, परफॉर्म परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। यस, ये जो परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स है, तो ऑडिटर मस्ट पाप whenever the event or conditions are identified। क्या करेंगे हम लोग, मिटिगेटिंग फैक्टर्स को जज करेंगे। वी विल सी कि क्या कंपनी के पास कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स है, क्या कंपनी के पास कोई सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, क्या कंपनी जो भी ख्याली पुलाव बोल रही है, मतलब जो भी प्लान्स बना रही है, क्या वो वर्चुअली सर्टन है या नहीं। ठीक है, यस, सो क्या बोलते हैं, एनालाइज एंड डिस्कस द कैश फ्लो, कि आने वाले समय में ऑडिटर पाप करेगा, हाँ, आने वाले समय में कंपनी कैसे अपना कामकाज चलाएगी, फाइनेंशियल्स कहाँ से आने वाले हैं, कैश कहाँ से आने वाले हैं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर लीजिए, आप टर्म्स चेक कर लीजिए, डिबेंचर, लोन एग्रीमेंट, मिनट्स, इन सब का। इवैल्यूएट द प्लान टू फुलफिल ऑर्डर, प्लान को इवैल्यूएट कर लीजिए कि कैसे कंपनी ये धारणा कर रहा है कि आने वाले समय में हम लोग ऐसे आने वाले समय में हम लोग इसको ऐसे फुलफिल करेंगे। इसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी बोल सकते हैं क्या, नहीं बेटा, नहीं, देखो मैंने आपको ऑडिट प्रोसीजर्स में दो चीजें पढ़ाई थी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में मैंने आपको सिखाया था टीओसी, टीओडी, ये होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। Additional audit procedures are where you have applied your TOC, TOD and you want to obtain reliance over the evidences which are so obtained. तो ये additional हो गया। Further का मतलब further नहीं हुआ बेटा। It is risk assessment procedures and further audit procedures. Additional audit procedures is not further audit procedures. समझा? इसके बाद सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, इनका असम्पशन देख लीजिए, रिलायबिलिटी चेक कर लीजिए, मिटिगेटिंग फैक्टर्स कितना वर्चुअली सर्टन है ये चेक कर लीजिए। इसके बाद आप रिपोर्टिंग कीजिए, अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है तो आपका रिपोर्ट क्लीन रिपोर्ट जाए, अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन अप्रोप्रिएट है तो आपका रिपोर्ट क्लीन रिपोर्ट जाए, अगर गोइंग कंसर्न डाउटफुल है, क्वेश्चनेबल है, तो हम लोग बोलेंगे कि मैनेजमेंट क्या आपके पास कोई सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज है। अगर मैनेजमेंट के पास सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है तो आप यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे विथ ईओएम, दैट इज सेपरेट पैराग्राफ, जहाँ पे हम एम्फसाइज करेंगे। तीसरा, अगर गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल है एंड एक्सप्लेनेशन इज इनएडिक्वेट, या फिर गोइंग कंसर्न एकदम ही क्वेश्चनेबल है और एडिक्वेसी भी नहीं है, इन दोनों ही केस में हम एडवर्स ओपिनियन क्लेम करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड, समझा? पक्का? हाँ, अपर्णा, हाँ जी, डन। अब यहाँ पे है केस नंबर 5, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। कंपनी का गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल पे है और कंपनी ने कैश बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट किए हैं। अगर ऐसा है तो आप कौन से प्रकार का ओपिनियन दोगे? कंपनी का गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल है और कंपनी ने कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, तो आप किस तरीके से, आप किस हिसाब से आपका रिपोर्ट दोगे? बोलो।
यस, आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दोगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन विद एम्फोसिस ऑन मैटर। आप अनमॉडिफाइड क्यों दोगे? यस, अनमॉडिफाइड, वेरी गुड। यस, नैनी, प्रीतेश, सोनू, अपर्णा, हाँ जी, आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दोगे। क्यों? क्योंकि जो कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पे ही बनाने होते हैं। तो अगर कंपनी ने कैश बेसिस पे फाइनेंशियल्स बनाए हैं तो और क्या चाहिए? समझ में आता है? पक्का? सो दिस वाज 570। यहाँ पे 570 का हैप्पी एंडिंग होता है। यस, यहाँ पे 570 का हैप्पी एंडिंग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये गोइंग कंसर्न पैरा में आएगा या ईओएम पैराग्राफ में आ जाएगा? देखिए, मैंने एक्चुअली आपके समझने के लिए दोनों लिखा है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट विद ईओएम और इन अ सेपरेट पैरा, दैट इज अ गोइंग कंसर्न पैरा। क्योंकि जब भी हम 570 को देखते हैं ना, 570 के एक्ट मतलब बेयर स्टैंडर्ड में लिखा है ईओएम देना, क्योंकि गोइंग कंसर्न ना 700 रिवीजन के बाद आया। पुराना ऐसे 700 में कोई सेपरेट पैराग्राफ था ही नहीं, तो 570 बोलता था ईओएम में लिखो, एंड 570 अभी भी ईओएम ही बोलता है। 570 ने अपने आप में कोई चेंज नहीं किया है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ सेपरेट पैरा इन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ईओएम में ही लिखना है, क्योंकि ईओएम के तहत दिस इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंड। मेक सेंस? पक्का? ओ यस प्रीतेश, हाँ जी बिल्कुल, डन डन आर डन। चल आगे बढ़ते हैं विथ। यस, आगे बढ़ते हैं विथ 518 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। चल आगे बढ़े रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की ओर। सोनू, आप दोनों का ही रेफरेंस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, चल आगे बढ़े। चल तो आगे बढ़ते हैं विथ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ कंफर्मेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन which are given by the management to the auditor in the course of audit procedures. In the course of audit procedures. ये कंफर्मेशन क्यों दिया जाता है? ये कंफर्मेशन इसके लिए दिया जाता है in order to support other audit evidences. तो हम ये अदर ऑडिट एविडेंसेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, एंड हेंस ये चीजें एविडेंस के नाम पे दी जाती है, मतलब सपोर्ट करने के नाम पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। अब ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है पीपल, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉर्मल प्रोसीजर। सबसे पहली बात, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर नॉर्मल प्रोसीजर्स। ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो आपको प्रोसीजर्स ही फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड, ऑडिटर शुड सी कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंसेस। आपको अदर एविडेंसेस भी प्राप्त करने ही हैं। दूसरा, इट कंसिस्ट it should be consistent with other audit evidences. ये जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिला, जो भी अदर एविडेंसेस मिल रहा है, they both should be consistent, they both must be parallel. Next, person providing such information must be totally informed. मुझे खुद को समझ में आना चाहिए जब भी मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ। Next, written representation is a sole evidence when the matter is personally involving, principally involving intention. Principally involving intention.
यहाँ पे जजमेंट के बेस पे, इंटेंशन के बेस पे अगर कोई चीज है तो यहाँ पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है, डिस्कस कैसे डील करोगे, बहुत ही इजी है। या ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट जो बिलीव कर रहा है उसके रिगार्ड्स में हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना, टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंसेस, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली व्हेन द मैनेजमेंट डज नॉट रिप्लाई या फिर मैनेजमेंट refuses to give you written representation, ठीक है। If management refuses to give you written representation, तो हम लोग क्या करेंगे, मैटर डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को डाउट करेंगे और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रीअसेस करेंगे। एक्चुअली ना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फूफा जी है, हर आंसर में आकर के मुंह फुला करके बैठ जाए, हर आंसर, ठीक है। सो असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैम प्लेलिस्ट इज नॉट कंप्लीट, ऐसे 230 वाला वीडियो में 500 नहीं, हाँ साक्षी आई विल जस्ट लुक इनटू इट विद इन अ डे और टू, यू विल गेट ऑल द वीडियोस इन द प्लेलिस्ट, ठीक है। आई विल ऑल्सो लुक इनटू इट, एक बार मैं प्लेलिस्ट देख लूंगी उसके बाद सबसे कुछ, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आप ये देख लीजिए कि इसका इफेक्ट क्या होगा ओपिनियन पे, एंड फाइनली यू एक्सप्रेस, अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो यू एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, समझा है, पक्का, श्योर। अब इसके बाद यस, इसके बाद रीअसेस द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब ये देखो क्या चीज कह रहा है, वो कह रहा है क्या कह रहा है, समझो, रीअसेस द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। देखो अगर मैनेजमेंट डिनाइज टू गिव यू, इफ इट ऑल मैनेजमेंट डिनाइज टू गिव यू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, आगे कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मना कर रहा है, या सेकेंड अगर जो बंदा आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ही अपीयर्स टू बी फेक या ही इज फाउंड इन फ्रॉड, वो खुद एक ऐसा इंसान है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, या फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज इनकंसिस्टेंट विद अदर एविडेंसेस, अगर ऐसी चार चीजें दी है तो हम लोग बोलेंगे ये भरोसा नहीं है यार इनका, ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस पर भरोसा नहीं कर सकते, समझ में आता है, पक्का, श्योर, yes. So when will you reassess the reliability of written representation? First, when you are not provided with further written representation, second fake, third fraud, fourth inconsistent, समझा। Yes, ठीक। Next, the auditor may ask the management to reconfirm its acknowledgement and understanding when। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन है पीपल, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्या बोलता है, तो ऑडिटर मे आस्क द मैनेजमेंट टू रिकन्फर्म, may ask the management to reconfirm its acknowledgement and understanding। कब, ये ना रिकन्फर्म का मतलब क्या होता है, रिकन्फर्म का मतलब होता है, जरा फिर से बताएंगे आप, रिकन्फर्म का क्या मतलब होता है,
जरा फिर से बताएंगे आप? यस, दैट इज रिकन्फर्म. ठीक है. सो the auditor may ask the management to reconfirm its acknowledgement and understanding. कब? When TCWG when those who signed the terms of engagement are no longer having the responsibility. मतलब TCWG से बात हुआ था, उस TCWG ने ऑफिस छोड़ दिया. दूसरा, the terms of engagement were prepared in the previous year. current year में कुछ तो change हो गया. Next, there is any indication that the management has misunderstood their responsibilities. या फिर next, there are any changes in the circumstances. अगर ऐसा कुछ चीज हुआ है तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे प्लीज रिकन्फर्म एंड एक्नॉलेज योर अंडरस्टैंडिंग. दैट इज, जरा फिर से बताएंगे आप क्या समझा है? द वे वी टीचर्स डू. अच्छा बताओ क्या समझा? अच्छा ये समझ में आ गया? बताओ क्या समझा? इट इज दिस पार्ट. ठीक है. जब हमको लगता है कि मैंने जिससे बात की थी, जिस मैनेजमेंट से बात की थी, दे आर नो लॉन्गर इन द ऑफिस, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, टर्म्स प्रीवियस ईयर में बनाए गए थे, या फिर कोई चेंजेस हुआ. Make sense? Last concept for this chapter. Summary. What is this last concept? ये भी past exam question है. Even it can be re-asked in your current exam paper. क्या है ये? Concept of true and fair. क्या कहता है? Concept of true and fair view. तो जब भी हमको रिप्रेजेंट करना होता है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, तो ये चीज में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहला हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे दैट द मैटर्स आर ट्रू एंड फेयर एज पर माय जजमेंट. इफ हमको ये देखना होता है, ऑडिटर हैज टू सी फर्स्ट दैट द असेट्स आर नॉट अंडर वैल्यू, नीदर दे आर ओवर वैल्यू. सेकंड, नो मटेरियल असेट्स आर ओमिटेड. There is no charge created on the assets. अगर charge किया है तो it is properly disclosed. Material liabilities are not omitted. Profit and loss disclose all the material required items. इसके बाद accounting policies are followed consistently. And last point talks about कोई भी exception, unusual या extraordinary मतलब non recurring items जो भी है वो अच्छे से disclose की गई. ठीक है. So क्या कहते हैं? Assets are not overvalued, undervalued, not omitted. जो चार्ज क्रिएट किया है वो डिस्क्लोज किया है. कोई भी लायबिलिटीज ओमिट नहीं की गई है. प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से अपने मैटर्स को डिस्क्लोज कर रहा है. अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली. कोई अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, नॉन रिकरिंग आइटम्स नहीं. समझ में आया? पक्का? श्योर? वैभव, वेरी गुड इवनिंग बेटा. आज लेट हो गया. People don't forget to like the video and motivate me by adding your constructive feedbacks, and do follow me on my Unacademy profile so that whenever we are launching any new class you are well aware of. कितना समझता है? यहाँ पे दी एंड होता है, हैप्पी एंडिंग होता है और ये चैप्टर. चलो बच्चों, अब हमें स्टार्ट करना है विद ऐसे 520. यस, ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर से हमको स्टार्ट करना है. यस, ऐसे 520 में क्या क्या चीजें एक्चुअली क्रैश कोर्स में हम लोगों ने कर लिया है. I really want to make this kind of announcement. People, I have already launched a regular batch on YouTube. इसके बाद एक fast track batch on YouTube. This is a marathon batch on YouTube. Apart from this, special class में भी खूब सारे मेरे स्पेशल क्लासेस रह चुके हैं. लाइव वर्चुअल टेस्ट सीरीज, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सभी कुछ स्पेशल क्लास में आपको मिल जाएगा. सो डू ट्राई व्यूइंग माय स्पेशल क्लासेस, एंड इसमें आपको खूब
खूब सारी चीजें मिलेगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये दो ऐसे चैप्टर है जो कोई नहीं पढ़ाता और जो बहुत ही बोर लगता है। ये दोनों के दोनों मैंने एकदम ही डिटेल में इवन कवरिंग मॉड्यूल स्पेशल क्लास में पढ़ाया हुआ है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। फॉर ऑल दिस थिंग्स डू वॉच दिस, इसको एक बार देख लीजिए एंड यू विल बी थॉरो। ठीक है, एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि स्पेशल क्लास देखने के लिए आपको ये लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो आज का मैं आपको ये क्यों बता रही थी, आज का आपका होमवर्क है टू वॉच ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। एनालिटिकल प्रोसीजर मैं आज शुरू कर रही हूँ, कल खत्म करूंगी, एंड आपको इसके साथ साथ ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी खत्म करना है, तो आपके दो चैप्टर साथ में हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स समझिए। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब होता है कि wherein you are evaluating the plausible relationships between the financial and non-financial data, इसके साथ साथ में लिख लो, as well as it includes inspection in case of differentiation, in case of differentiation। ठीक है बच्चों, पता है आपके लास्ट महासंग्राम के क्वेश्चन में ये एक एमसीक्यू आया था, एनालिटिकल प्रोसीजर्स include the plausible relationships and inspection, both A and B ये आंसर था। Next, what is analytical procedures? It includes comparisons as well as relationships. What is comparison? Comparison is between three: current year, previous year, budgets with actuals, your company's data with entities, मतलब industries data. Relationship का मतलब क्या होता है? You also check the relationship amongst economic trends, ratios, financials as well as non-financial information. Next, purpose, ये क्यों किया जाता है? ये expected exam question है, बहुत ही अच्छे से सुनो। Analytical procedures क्यों फाइल किया जाता है, मतलब क्यों प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है? In order to obtain relevant and reliable audit evidences and to assist the auditor to frame their conclusion. Hence, we can say analytical procedures are performed at planning stage, testing stage, and completion stage. Make sense? Next, factors to be considered while designing and performing the analytical procedures की क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखेंगे? First, availability of data. Second, disaggregation. Third, account type. Fourth, source. Next, assertion. And उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट कहता है inherent risk. What can go wrong? ये वाला risk. So what is the question? Question says that what are the factors which you will keep in mind, which you will consider while designing and performing analytical procedures? So सबसे पहला, auditor should consider the following factors for substantive analytical procedures. Availability of data, क्या आपके पास reasonable, reliable and relevant data है? Disaggregation, कितना degree of disaggregation है, कितना data break down किया जा सकता है? Next, account type, देखिए income statement tends to be more predictable, hence यहाँ पे आप analytical procedure use कर सकते हो, बट जो चीजें predict ही नहीं हो सकती वहाँ पे कहाँ पे आप analysis कर सकते हो? Next, sources, ये जो data आ रहा है ये ऐसे data होना चाहिए जो spots वाला, मतलब significant class of transaction, देखो यहाँ पे explain किया है, class of transaction, similar routine transaction more predictable होते हैं, यहाँ पे analysis कीजिए। वो जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन होते हैं, जो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, दे आर नॉट मोर प्रेडिक्टेबल, दे आर सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट, हेंस यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करना डिफिकल्ट होगा। समझा? नेक्स्ट, नेचर ऑफ असर्शन। कुछ असर्शंस ऐसे होते हैं, यहाँ पे देखो असर्शन भी बना करके रखे हैं,
P&L, बैलेंस शीट और डिस्क्लोजर्स। सो कुछ असर्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एनालिसिस से काम चल जाएगा, बट कुछ असर्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एनालिसिस से भी आपको एविडेंसेस नहीं मिलेगा। तो देखिए आपके हिसाब से आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज कीजिए। लास्ट, व्हाट कैन गो रॉन्ग, जहाँ पे when you are designing the audit procedures to address the inherent risk, we should consider the nature of risk of material misstatement to determine कि हम लोग कितना analytical procedures use करेंगे. When the inherent risk is high, we may design the test of details to address this high inherent risk. Easy? पक्का? कल सीए फाइनल के बड़े बच्चों का ऑडिट का पेपर है, आपका भी जब ऑडिट का पेपर होगा धमाल होने वाला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने लास्ट डे रिवीजन प्लान किया है, मैंने और जयेश सर ने मिल करके, क्योंकि ये बड़े सेशंस हैं। सो वी वांट कि हम आपको एकदम ही बेस्ट डे, हर वो लेवल का टीचिंग करवाए जहाँ पे एक दिन प्रायर टू द एग्जामिनेशन ऑल्सो यू डोंट फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस्ड और डिस्ट्रैक्टेड। तो इसके लिए शाम 7 बजे से हमारा टाइम टेबल भी बन गया है। आई जस्ट वांटेड टू मेक यू ऑल अवेयर अबाउट दिस। द टाइम टेबल इज एज सच, जब भी आप आपका पेपर दे करके आओगे एडवांस अकाउंटिंग का, उसी दिन पे शाम 7 बजे 7 PM से आई विल स्टार्ट 7 to 10 PM I will start. This will be by me. Seven PM से 7 to 10 PM I will take the first class for you all. And यहाँ पे मैं आपको complete कराऊंगी company audit, CARO and first chapter nature, objective and scope of audit. ठीक है, सो बिल्कुल भी इस दिन को मिस ना करें। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे बच्चे इस दिन को वेस्ट कर देते हैं, प्लीज डोंट ट्राई वेस्टिंग दैट डे। उस दिन पे तुरंत ही पढ़ाई करना, ठीक है। सो व्हाट इट इज, कंपनी ऑडिट प्लस CARO प्लस नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। फिर 10 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक 1 AM जयेश भंडारी सर आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर्स लेने वाले हैं, जैसे कि एविडेंसेस हो गया, सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिट रिपोर्ट, ये स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर सर लेंगे आपके साथ। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही विल स्टार्ट विथ यू मॉर्निंग अगेन एट 7 AM. He will start 7 to 8:30. He will take audit of items of financial statements. And finally 8:30 to 10 लास्ट वाले स्लॉट में 8:30 to 10 लास्ट वाले स्लॉट में आई विल बी टेकिंग एनी रिमेनिंग टॉपिक विच इज डिफिकल्ट, विच यू फील कि मैम ये करा दो, या फिर ओपन डाउट सॉल्विंग क्लास, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव प्लान्ड द सेशंस फॉर यू ऑल, सो मेक श्योर यू आर अटेंडिंग दिस फ्रूटफुल, ठीक है। एंड ये सारे ही क्लास
आप बता दीजिए कि आपको कहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल होगा टू अटेंड द क्लास, बीट स्पेशल या बीट यूट्यूब, ठीक है। वॉट एवर यू से विल प्लान इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। यस, वैभव, पद्मश्री, पवन, शालिनी, अपर्णा, नयनी, साक्षी, प्रीतेश, सोनू, लास्ट में गवर्नमेंट कंपनी करा दीजिएगा, ठीक है। ओके, yes, and don't worry, since beginning we are conducting so many sessions. Now trust me, हम तो कभी बात कर रहे थे, मैं और जय सर एक बार रियली बात कर रहे थे, एंड वी वर लाइक कि मैम इतना पढ़ा दिया है, इतना पढ़ा दिया है कि अब बच्चा भूल ही नहीं सकता। ये रेगुलर बैच, क्रैश कोर्स बैच, रिवीजन बैच, स्पेशल क्लास पे इतनी सारी एमसीक्यू बैच, प्लस बैच में इतना थॉरो अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ में जाकर के कंसेप्ट्स क्लियर करा करके प्रैक्टिकल वर्ल्ड को टच कर लिया है, इतना पढ़ा दिया है कि अब तो आप भूल ही नहीं सकते। हाँ, यस, इट विल बी कंटिन्यूअस, अपर्णा, इट विल बी कंटिन्यूअस। उसी दिन पे एडवांस अकाउंट का पेपर जिस दिन पे है उसी दिन पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, सो दैट 10 बजे तक हमारा पढ़ाई करना स्टार्ट हो जाए। जिस दिन पे बाहर की दुनिया के दूसरे बच्चे पढ़ाई करना शुरू करेंगे, आपका वन टाइम पूरा पोर्शन रिवाइज करके हो चुका हो। ओके, मेक सेंस। सो मेक श्योर दैट आप बिल्कुल भी आपका रिदम ब्रेक नहीं कर रहे। चलो एक लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, एंड देन वी फाइंड अप द क्लास फॉर टुडे। 9:15 बच्चों, आज 9:15 स्पेशल क्लास दी है महासंग्राम की, तो 5-10 मिनट फटाफट ब्रेक लेकर के 9:15 जुड़ जाइएगा स्पेशल क्लास में। यस, इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया है। ओके, हाँ जी, चलिए लास्ट वाला पॉइंट कर लेते हैं कि कंसिडरेशंस विद रिस्पेक्ट टू पीएसयू। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स में कंपैरिजन डायरेक्टली कर लेंगे? आंसर इज नहीं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि देखो, कुछ चीजें ऐसी है जो कंपेरेबल नहीं है, बट कुछ चीजें ऐसी है जो कंपेरेबल है। क्या चीजें कंपेरेबल नहीं है? देखो, ये नॉट कंपेरेबल के दो एग्जांपल्स हैं कि लॉस होना, पीएसयू के यहाँ पे खर्चा ज्यादा हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में खर्चा ज्यादा हो सकता है, प्रॉफिट कम हो सकता है। इसके बाद हाउएवर कुछ चीजें ऐसी है जो कॉमन हो सकती है, जैसे कि कॉस्ट पर यूनिट, जैसे कि देखो कॉस्ट पर यूनिट, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि व्हीकल्स विच आर परचेज्ड इज टू व्हीकल विच आर रिटार्डेड, कितने व्हीकल्स खराब हुए और कितने व्हीकल्स नए खरीदे, इसका रेशियो फॉर पीएसयू एज वेल एज फॉर अदर कंपनी विल बी सेम। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है? फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि यूं तो ये सेम नहीं होता, उसके दो एग्जाम्पल। फिर बोलो हाउएवर कुछ एरिया में सेम भी हो सकता है, उसके दो एग्जाम्पल से। एंड फाइनली यू कंक्लूड स्टेटिंग कंक्लूजन that the auditor must wisely apply analytical procedures while auditing PS, while auditing PS। समझ में आता है?
पक्का? श्योर? सो बच्चों हम यहाँ पे ये वाला क्लास खत्म करते हैं. आई विल सी यू ऑल टुमारो एट 8 PM. सेम टाइमिंग बच्चों अभी हमारा स्टार्ट रहेगा 8 to 9, 9:15 to 10:15. अभी आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए. 9:15 स्पेशल क्लास में मिलते हैं विद महा संग्राम के महा 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 लेवल के क्वेश्चंस. ठीक है? एंड बच्चों हाँ, डोंट फॉरगेट to apply my code for subscribing to the batches which we are launching from the month of December for May 21 attempts onward. तो जो ऑप्ट आउट कर रहा है, जो May 21 में एग्जामिनेशन दे रहा है या जो मई के बाद मई और नवंबर में एग्जाम दे रहा है, उन सभी के लिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू जॉइन द सिस्टमैटिक बैच. क्योंकि इस बार मतलब यूट्यूब स्पेशल क्लास में पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा हो जाता है कि वी लूज द रिदम. क्या पढ़ाया, कब पढ़ाया. एक चीज सिस्टमैटिक रहेगी तो इट विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू. सो इट इज अ स्मॉल अर्ज फ्रॉम आवर साइड. बेसिकली डोंट ट्राई माइंडिंग के मैम 1000 रुपये चले जाएगा, 2000. इट इज लाइक इतने अमाउंट में वेर इन यू आर गेटिंग सो मच ऑफ डिस्काउंट. इतने अमाउंट में 2-2 साल का लाइक यू नो 2-2 साल के सब्सक्रिप्शन इज अनबिलीवेबल. ठीक है? सो वी आर हियर टू क्रिएट दिस अनबिलीवेबल फैक्ट इनटू बिलीफ, and that is Unacademy. I will see you all in the next class. You all keep studying, keep revising. Have a fantastic day ahead. Take care.